So hello and welcome back students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 5 organizing. So आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं आज की इस फर्स्ट पार्ट की वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन सीक्वेंस के साथ और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग को पहले हम ऐसी अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, यानी कि पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग। तो जो हमने प्लानिंग की है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, मनी की मैनेजमेंट की है, लोगों की मैनेजमेंट की है कि भाई किस जगह पर कितने लोग काम करेंगे, किस जगह पर कितना खर्चा किया जाएगा, जिस जगह पर कौन ऑपरेटिंग करेगा, सभी चीज़ें जो हमने अपनी पहले से डिज़ाइन की हैं, स्टैंडर्ड बनाए हैं, स्ट्रेटेजी बनाई है, गोल बनाया है। अब उस गोल को, उस स्ट्रेटेजी को, उस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट में लाने का समय आ गया है। तो वो जो सारा वर्क हमने अभी सोचा है, उस सोचने को जब हम काम के अंदर ला रहे हैं, वही आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग को हम मशीन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जितना कुछ आपने सोचा अपनी प्रोडक्शन के बारे में, अब वो प्रोड्यूस होना शुरू होगा और इवन आपको गोल मिलना शुरू होगा, अपने प्रॉफिट्स मिलने शुरू होंगे। तो यहाँ से हमारी मशीन चालू हो जाती है अपने प्रॉफिट जनरेशन की। सो यहाँ से हमने समझा भाई ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, जितने भी प्लान, स्टैंडर्ड, स्ट्रेटेजी बनाई है उसको इंप्लीमेंट में लाने का समय, उसको इंप्लीमेंट करना, वो ऑर्गेनाइजिंग कहला रहा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट रेफर टू द प्रोसेस that initiates implementing of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively developing resources for attainment of identified and desired result। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हम पहले से सभी के बीच में रिपोर्टिंग रिलेशन बना चुके हैं, सभी की ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ हम पहले डिजाइन कर चुके हैं। अब वो इम्प्लीमेंट में आ गया है, प्लान हमारा इम्प्लीमेंट करेगा और अल्टीमेटली हमें गोल अचीव होगा, हमारी रिसोर्सेज का एक अच्छे तरीके से यूज होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा सभी रिसोर्सेज का, अपने स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक भाई हमें समझ में आ गया बहुत इजीली कि सर ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग हम जान गए। अब जरा हम ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर ही अंत नहीं होता, उसकी शुरुआत ही यहां से होती है, उसके अंत के बाद। शुरुआत कैसे, देखो ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, यानी कि हम देख पा रहे हैं भाई ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो प्लानिंग को काम में ला रहा है, मशीन ऑफ मैनेजमेंट का काम कर रहा है। तो यहां पे हमने ऑर्गेनाइजिंग को दो भागों में डिवाइड किया। पहला हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। देखिए एज अ प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारी, लाइक इंटेंजिबल फोर्सेस आ जाती हैं। टेंजिबल फोर्सेस क्या होती हैं, हम 11वीं क्लास में पढ़कर आए हैं। टेंजिबल फोर्सेस वो होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, बिल्कुल। तो टेंजिबल फोर्सेस को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनके बारे में जो हमने पहले सोच रखा था, अब वो काम में जो लाया जा रहा है, वो आता है ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस की कैटेगरी में, उस कॉन्सेप्ट के अंदर। लाइक हमारे पास ह्यूमन, मटेरियल, मशीन एंड मनी, इस तरीके से। फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, यानी कि ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि ताकत, जिम्मेदारी, फंक्शन, हमारा गोल, ये सब एक इंटेंजिबल फोर्स है। यानी कि हम चाहे अपने गोल को छूना, अपने ऑथोरिटी को उठाना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। सो बेसिकली सारे इंटेंजिबल फोर्सेस की जो हमने मैनेजमेंट प्रिपेयर की है, अब वो मशीन ऑफ मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा काम में किया जा रहा है, काम हो रहा है उससे, वो आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। पहला वाला इंटेंजिबल फोर्सेस क्या होती हैं, लाइक मशीन, मनी, पैसा वगैरह, सब जिस चीज का हमने मैनेजमेंट पहले से किया है, एक रिपोर्टिंग रिलेशन बनाया है सभी के बीच में, वो हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस में। तो ये मैं मानता हूं कि भाई अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर हम जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर फिर भी कहीं टॉपिक में किसी पॉइंट में डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की, कुछ लिमिटेशंस की, कुछ इंपॉर्टेंस की, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चर्चा करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें और इवन इसके इंपॉर्टेंस और इसकी लिमिटेशंस हम डिजाइन कर सकें। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फीचर्स आते हैं। पहला
डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जो हम काम पहले से कर चुके हैं, अपने काम को डिवाइड कर चुके हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर चुके हैं और सारे सेक्शंस हम बना चुके हैं, यहाँ से क्या होता है कि वो डिवीजन किया गया वर्क अब इंप्लीमेंट में आना शुरू होगा, यानी कि प्रोसेस चालू हो जाएगा, हमारा काम जनरेट होना शुरू होगा। यानी डिवीजन ऑफ वर्क इसको भी बोला जाता है, क्योंकि जो काम आपने डिवाइड कर दिया है ऑलरेडी प्लानिंग के अंदर, अब वो इफेक्टिवली डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होकर अपने काम में इंप्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है एक कोऑर्डिनेशन इंप्लीमेंट करता है, यानी कि जो चीज़ें आपने बना रखी हैं, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजी, अब ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से सबको वो जॉब्स क्लैरिफाई कर दी जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझा दी जाएंगी, भाई आपका काम ये है, आपका काम ये है, आप इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करोगे, आप ये चीज़ें ऑपरेट करोगे, तो ये तो हमारा आगे डिवीजन ऑफ वर्क में। दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन, यानी ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है सभी के बीच में। अब सर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन ऐसे होगा कि सभी की ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले से ही डिफाइन कर और इवन अगर किसी काम में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एक बंदा तय कर जो कि ये बता देगा कि भाई कहाँ पर क्या डेफिशिएंसी आ रही है और हमें क्या करने की जरूरत है, और छोटी मोटी एडजस्टमेंट ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा भी कंप्लीट की जा सकती हैं जो माइनर लेवल पर आती हैं। बट हम बात करें एक मेजर लेवल की, तो मेजर लेवल की एडजस्टमेंट को इतना हम ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से नहीं कर सकते। अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो वो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी और प्लान वगैरह को चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, यानी काम को क्लैरिफाई किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जॉब्स। फिर आता है कोऑर्डिनेशन भी स्टैब्लिश्ड हो रहा है इसके द्वारा। फिर आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि कितने भी हम काम क्लासीफाई कर रहे हैं, भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट ये, तुम्हारा डिपार्टमेंट ये, तुम्हारा सेक्शन ये, तुम्हारी यूनिट ये, सब कुछ हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। सो इवन ये सब जो चीज़ें काम हो रही हैं वो हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए तो हो रही है, कॉमन गोल के लिए हो रही हैं। वो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा, फायदा किसको पहुंचेगा? एक कंपनी को ही तो पहुंचेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं। इसको प्रोसेस भी बोला जाता है, बेसिकली जो हमने काम सोचे हैं पहले से वो प्रोसेस के द्वारा अब चालू हो गया है यहाँ से हमारा प्रोसेस, और इवन हम यहाँ से कंट्रोलिंग तक पहुंचकर अपने काम में एक इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस हासिल कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ट्रांसलेशन ऑफ प्लान, यानी कि यहाँ से क्या होता है कि जो हमने प्लान बनाए हैं ये उसका ट्रांसलेशन है, यानी कि जो चीज़ें आपने डिज़ाइन की हैं ये बहुत अच्छे तरीके से सबको क्लैरिफाई करके कम्युनिकेट कर देगा कि भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या काम है, आपकी क्या चीज़ें। तो इसलिए ट्रांसलेशन ऑफ प्लान भी है, यानी कि जो चीज़ें आपने बनाई, सोची, समझी, पैसा लगाया, अब उस चीज़ को एक कम्युनिकेट करने का समय आ गया है अपने सभी लोगों के बीच। तो ये हमारा ट्रांसलेशन ऑफ प्लान भी है, यानी कि यहाँ से हमारी ओवरलैपिंग होने में बहुत कम चांस रहते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटी होने में बहुत कम चांस रहते हैं, वेस्टफुल मनी भी हमारी बहुत कम होती है। यहाँ से हम सभी चीज़ों को पहले ऑलरेडी क्लासीफाई कर चुके होते हैं। तो यहाँ से हमने जान लिया भाई ट्रांसलेशन ऑफ प्लान भी हमारे समझ में आ गया। फिर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम पढ़ कर आए हैं, मशीन क्या करती है? प्रोडक्शन चालू करती है। जो चीज़ें आपने प्रोडक्शन उसमें मटेरियल डाला होगा, रॉ मटेरियल, उससे वो प्रोडक्शन चालू कर देती है और अपने गुड्स प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी प्लानिंग एक रॉ मटेरियल है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग एक मशीन है, और रॉ मटेरियल को जब मशीन में डाला जा रहा है तो वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो रही है, और प्रोडक्शन बन के जो गुड्स बन रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारा गोल है, वो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। सो बेसिकली हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग कंप्लीट हो गया। फीचर्स ऑफ प्लानिंग को हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी किसी पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को उसी दिन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंस की तरफ और समझते हैं उनको भी फटाफट से। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सभी की सभी हमारी फीचर्स से ही निकल कर आती हैं। फीचर्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फीचर्स हमने क्या समझे? डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन, कॉमन ऑब्जेक्टिव, ट्रांसलेशन ऑफ प्लान, प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे हमारे एक तरह से फीचर्स थे जिन्होंने हमें बताया कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा कम्युनिकेशन का वर्क है जो कि आपने पहले जॉब क्लासीफाई कर ली है, अब उनको कम्युनिकेट करके डिपार्टमेंट्स को क्लासीफाई कर दीजिए जिससे प्रोडक्शन चालू हो जाए और हमारा प्लान इंप्लीमेंट में आना शुरू हो जाए। तो हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है? पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट आती है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि हम यहाँ से अपने काम को स्पेशलाइज्ड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू स्किल एंड अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी। जैसे मान लीजिए हर एक बंदा किसी एक चीज में एक्सपर्ट होता है, तो हम उस एक्सपर्टनेस को यूज कर उसको एक्सपर्टनेस वाले डिपार्टमेंट में ही डाल देते हैं। जैसे मान लो कोई मार्केटिंग बहुत अच्छी
कर लेता है तो हम उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालेंगे ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा, अपनी थिंकिंग के द्वारा उस चीज़ को और आगे बढ़ाए। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जब हम स्पेशलाइजेशन कर देते हैं तो वो उस वर्क को उस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ करता है। मान लीजिए आपने मार्केटिंग की तो वो ग्रोथ रखता है, मगर आपने फाइनेंशियल की इसमें डाल दिया डिपार्टमेंट में, तो ऐसी हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो यहाँ पे बेनिफिट आ जाता है हमारे पास स्पेशलाइजेशन का अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी, कि आपके अंदर स्पेशलिटी क्या है। फिर आता है हमारे पास क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि हम ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से पूरे वर्किंग रिलेशनशिप की एक क्लैरिटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि आप जो काम परफॉर्म करोगे उसकी रिपोर्ट आप किसको भेजोगे, फिर मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी मैं वो आगे किसको भेजूंगा। तो इस तरीके से हमारी वर्किंग रिलेशनशिप बना रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे मान लीजिए कोई हमारे वर्कर्स हैं और वर्कर्स एक रिपोर्ट मुझे देंगे तो एक रिपोर्ट मेरे दूसरे वाले बंदे को भी देंगे, क्योंकि उन्होंने भी उसको क्या मान रखा है, एक तरह से अथॉरिटी मान रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएशन काफी पैदा होती है। जो वर्कर मुझे रिपोर्ट दिखाएंगे वो उनको भी दिखाएंगे, इससे क्या होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि हम अपनी बात किससे कहें जिससे हमारी बात आगे जाए। तो अल्टीमेटली हमारी यूनिट ऑफ डायरेक्शन और यूनिट ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हर एक तरह से यूनिटी में जब काम होता है तो हम अपनी ग्रोथ को अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम अपनी तरह क्लैरिटी कर रहे हैं वर्किंग रिलेशनशिप की, कि आप जो काम करोगे वो आप किसको प्रेजेंट करोगे और हम आगे किसको रिपोर्ट करेंगे। That's it। फिर हमारे पास आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि प्लानिंग के अंदर हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को हम एवेल्यूट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर सारे एक्शंस को हम फॉलो करते हैं। सो अल्टीमेटली हम ये भी देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कितनी रिसोर्सेज है। डेवलपिंग प्रीमिसेस के अंदर प्लानिंग प्रोसेस याद आ रहा है, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर डेवलपिंग प्रीमिसेस हमने पढ़ा था। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस के अंदर हम आने वाली फ्लक्चुएशन, आने वाली चेंजेस, आने वाली परेशानियों को अभी से एस्टिमेट करके अपने जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं हम उनको बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं और अच्छी तरह से डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम आकलन लगा लेते हैं कि भाई हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, कितने हमारे पास प्रोडक्शन के गुड्स हैं और कितनी चीज़ें हैं जिससे मैं आगे चलकर और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, सभी रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। हमें ये पता होता है भाई हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं और हमें कितना प्रोडक्शन करना है। दैट्स इट। फिर हमारे पास आता है अडेप्टिंग टू चेंजेस, यानी मैंने आपको बताया ना कि ऑर्गेनाइजिंग ऐसा प्रोसेस होता है जो कि छोटे मोटे चेंजेस को, फ्लक्चुएशंस को अडॉप्ट करता है, यानी कि उसको अडेप्ट करता है और अपने काम में कमी या रुकावट नहीं आने देता। बट छोटे मोटे चेंजेस, ऐसा नहीं कि वो इन्वायरमेंट्स के अंदर चेंज आ गए तब भी ऑर्गेनाइजिंग झेल रहा है, नहीं। अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है लाइक पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, तो उसके अंदर हमें अपनी स्ट्रेटेजी, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने प्लानिंग सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ना कि ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग छोटे मोटे चेंजेस को अडॉप्ट करता है, जैसे मान लो कोई नई मशीन आ गई या फिर वर्कर्स के अंदर कुछ अलग से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, बहुत सारी चीज़ें। तो हर एक छोटा मोटा चेंज जो कि अडॉप्ट हो सकता है वो ऑर्गेनाइजिंग कर लेता है। फिर हमारे पास आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से क्या मतलब है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जितनी भी चीज़ों को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, जॉब्स हो गई, वर्क हो गया, पैसा हो गया, वुमन हो गए, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इससे क्या होता है एक वर्किंग रिलेशनशिप बन रहा है कि ये बंदा काम करेगा तो ये इसको रिपोर्ट देगा, ये रिपोर्ट देगा, आगे ये आगे जाएगी, फिर बॉस के पास जाएगी। इस तरीके से कम्युनिकेशन का एक वे बना रहता है, कम्युनिकेशन वे, और ये सब हम जान चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये कम्युनिकेशन जो वे बना रहता है, इससे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है। हमें पता होता है कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने वर्कर हैं, कितनी जॉब्स हैं, कितनी रिसोर्सेज हैं, सभी कुछ। तो एक इफेक्टिवली हम पूरी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक काम को एक एवेल्यूट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से नाप तोल सबको सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का जो ऑफिसर होता है वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हर एक डिपार्टमेंट को एनालाइज करता है कि किससे कितनी प्रोडक्शन आ रही है। अब जिससे जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन आ रही होगी उसमें उतने क्रिएटिव बंदे होंगे, तो जितने उसमें क्रिएटिव पर्सन होंगे तो हम उनके यूनिक आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज़ को एक मीटिंग के द्वारा लेते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजिंग में और हमारे अल्टीमेटली गोल में इजाफा होता है। हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारी यूनिक आइडियाज़, हमारे इनोवेटिव थिंकिंग, सब कुछ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारी डेवलपमेंट और हमारी ग्रोथ भी होती है हर एक एम्प्लॉय में, ठीक है। फिर हमने ये भी जान लिया। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सो बेसिकली ये हमारे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग,
सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में हमने समझा कि भाई ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, डेफिनेशन समझी, उसका कॉन्सेप्ट जाना, कॉन्सेप्ट के दो पहलू हमने जाने, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। फिर हमने उसके फीचर्स के माध्यम से समझा और हमने उसकी अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस भी हमने जानी। सो होपफुली आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बट किसी पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो, टेंशन नहीं लेनी, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग के टाइप्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम उस वीडियो में कवर अप कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना इनफ था, इतनी सारी चीज़ें हमने कवर अप करी हैं। अल्टीमेटली हमने ऑर्गेनाइजिंग को एक नींव भर दी ऑर्गेनाइजिंग की, हमें समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। अगर आपकी ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी तो आने वाली क्लासेस आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी लगने वाली है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हैं एक बार आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखकर देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा। अदरवाइज नोट्स भी आप चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपके नंबर और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू।